नमस्कार बच्चों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? निश्चित तौर पर रंग पंचमी के बाद में आप फिर से अपनी पढ़ाई में जुट चुके होंगे और महिला पर्यवेक्षक में शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा संबंधित आज का हमने वीडियो लेके आए हैं, जिसमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण MCQs को आपके लिए लाए हैं। और अगर आप इन्हें प्रॉपरली देखते हैं तो आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करते हैं। और जब भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं तब आप खुद ही उत्तर देने का प्रयास करें। हमारा पहला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 शिक्षा को किस आयु वाले प्रत्येक बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाता है? तो आपको आयु वर्ग बताना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किस आयु वर्ग को हम लेते हैं। ऑप्शन ए है 2 से 18 वर्ष, बी है 3 से 15 वर्ष, सी है 6 से 14 वर्ष और डी है 4 से 18 वर्ष। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 से 14 वर्ष। इसे RTE के नाम से भी जाना जाता है। RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। और अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो 21 जो हमारा 21 नंबर का मौलिक अधिकार है उसमें 21A एक क्लॉज जोड़ा गया जिसके तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। और साथ ही हम बात करें कि ये लागू कब हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का यह अधिकार लागू कर दिया गया था। मतलब RTE 1 अप्रैल 2010 से लागू है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लाल फीता रिक्त का प्रतीक है। तो लाल फीता किसका प्रतीक है आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए HIV संक्रमण की चपेट में आने के प्रति सावधान रहने का, बी HIV पॉजिटिव लोगों और एड्स पीड़ितों लोगों की पहचान करने का, सी HIV पॉजिटिव लोगों और एड्स पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता का, और डी है HIV संक्रमण से लड़ने के खतरे का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HIV पॉजिटिव लोगों और एड्स पीड़ित लोगों के साथ में एकजुटता दिखाने के लिए लाल फीता का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि विश्व एड्स दिवस, एड्स डे की अगर बात करें तो एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर के दिन प्राय आप देखते हैं कि इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है। लोग लाल फीता पहन करके HIV और एड्स के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता दिखाने का प्रयत्न करते हैं। अब रेड रिबन की शुरुआत कब से हुई, यानी लाल फीता की शुरुआत कब से हुई वो देखेंगे। तो ये 1991 में एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था कॉकस नाम के आर्टिस्ट थे। ये विजुअल एड्स आर्टिस्ट के नाम से इनको जाना जाता है और इन्होंने ही लाल फीता को बनाया था और 1991 से ही ये चलन में आ रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चेतना का पूरा नाम है। तो चेतना एक संस्थान है, उसके बारे में बताना है पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, बी सेंटर फॉर हेल्थ एंटरटेनमेंट एंड नेशनल अवेयरनेस, सी है सेंटर फॉर होलिस्टिक एजुकेशन फॉर ट्रेनिंग एंड नेचर्स अवेयरनेस, और डी है सेंटर फॉर ह्यूमन एजुकेशन टीचिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। तो इसका सही उत्तर मैं बता देता हूं आपको। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चेतना का फुल फॉर्म यहाँ पर है सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। चेतना जो संस्थान है इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1984 में चेतना संस्थान की स्थापना हुई थी। और चेतना नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट की एक गतिविधि के रूप में हुई थी और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत इसे पंजीकृत किया गया था। और चेतना का कार्य क्या है, तो महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके जीवन के विभिन्न चरणों में विकास के मुद्दे अधिकारों के नज़रिए से संबोधित करती है, यानी उनके लिए उनके अधिकारों के लिए लड़ती है। ये चेतना का कार्य है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है, यानी जो पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है। ऑप्शन ए पढ़ने व लिखने में, बी गामक संचरण में, सी चित्र बनाने में और डी सुनने में। तो सही उत्तर आप देने का प्रयत्न करें। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है, यानी जो पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसी बीमारी को डिसलेक्सिया भी कहा जाता है और इसमें जो उनमें एक अक्षमता आ जाती है वो पढ़ने और लिखने की आ जाती है। साथ ही शब्दों के उच्चारण को करने में उनको थोड़ी थोड़ी कठिनाइयाँ होने लगती है। तो ये याद रखेंगे, पठन वैफल्य का संबंध है पढ़ने व लिखने से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन है आपको ए
बच्चों की सक्रिय सहभागिता, बी लचीला समूह रचना, सी सक्रिय अध्यापक और डी दंड और पुरस्कार पर ध्यान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सक्रिय अध्यापक। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है पूछा है, तो सक्रिय अध्यापक जो होता है प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं होती है। प्रगतिशील कक्षा की विशेषता में बच्चों की सक्रिय सहभागिता, लचीला समूह रचना, दंड और पुरस्कार पर ध्यान देना, ये ऑप्शंस आएंगे। प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का एक हिस्सा होता है जो बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने, उनको शामिल करने, उनकी क्षमताओं को विकसित करने पर जोर देता है और वे अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से दुनिया को समझ सके, ऐसी प्रेरणा देता है। तो ये प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। इसमें प्रगतिशील कक्षा की विशेषता भी यही सब होती है जो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ बच्चों का खेल पूछा है जो दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होगा, उसे क्या कहेंगे? ए कल्पनाशीलता वाला खेल, बी समानांतर खेल, सी एकांगी खेल और डी स्वतंत्र व एकाकी खेल। उत्तर देने की कोशिश आप बीच बीच में करते रहें। सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पनाशीलता वाला खेल। जो ऐसा खेल है जिसमें कल्पनाशीलता अधिक होती है, यह दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया? आपको ऑप्शन दिया है ए 1 अप्रैल 2010, बी 11 अप्रैल 2009, सी 12 जनवरी 2010 और डी 12 जनवरी 2009। इसका सही उत्तर कुछ देर पहले ही हमने डिस्कशन में लिया था। इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें आप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। इसमें हमने बात की थी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, इसमें प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 20A के तहत शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार भी बनाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना यानी IGNDP द्वारा प्रदान की जाती है। तो किसके द्वारा ये दिव्यांग पेंशन योजना मिलती है, बताना है। ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी परिवार कल्याण मंत्रालय, सी कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय और डी दिव्यांगजन कार्य विभाग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना जो है उसके द्वारा पेंशन देता है। और इसमें दिव्यांगजनों को पेंशन दी जाती है। ये 2009 में प्रारंभ हुआ था। ये जो योजना है 2009 के दौरान चालू हुई थी और मध्य प्रदेश में रहने वाले 18 वर्ष से लेकर 79 वर्ष तक की उम्र के जो दिव्यांग होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं और जिनमें दिव्यांगता का लेवल 80% प्लस होता है, यानी 80% या उससे ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को इसके तहत पेंशन दी जाती है। पेंशन में राशि का भी प्रावधान है, तो 300 रुपये पर मंथ इसको इन्हें दिया जाता है। ये आप याद रखेंगे। योजना 2009 में प्रारंभ हुई थी। 18 से लेकर 79 साल तक के लोग, 80% दिव्यांग होना चाहिए और 300 रुपये मासिक पेंशन देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यार्थी के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ऑप्शन दिया है। ए विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूहों में पृथकीकरण करना, बी बच्चों की सोच चिंतन को समझना, सी विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना और डी विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना। तो इसमें पूछा है विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। ऑप्शंस आपको दिए हैं, सही उत्तर देने का प्रयत्न करते रहें आप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की सोच चिंतन को समझना। ये त्रुटियों का विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। त्रुटियों के विश्लेषण से सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों की समझ को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ये काम आता है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की कमजोरियां पहचानने और उनको दूर करने में भी मदद करता है, तो इसलिए विद्यार्थियों की त्रुटियों को देखा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य रहा जिसने शैक्षणिक सत्र रिक्त से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। तो मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जिसने शैक्षणिक सत्र से शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को लागू किया है, नई शिक्षा नीति को लागू किया है। तो बताना है किस सत्र से ये लागू किया गया है। आपको सत्र दिए हैं, ऑप्शन ए है
20-20 से 21 तक, ऑप्शन बी है 21 से 22 तक 22वां सत्र, और सी है 22 से 23वें सत्र, और डी है 23 से 24 सत्र, यानी 2023 से 2024 सत्र। तो आपको बताना है किस सत्र से लागू की गई थी मध्य प्रदेश में। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी में आएगा 2021-22 वाला जो सत्र था उस दौरान ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 आई थी उसको मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। और मध्य प्रदेश से पहले अगर पूछ लेता है यानी सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक ने सबसे पहले इसे लागू किया था और कर्नाटक के बाद में मध्य प्रदेश ने इसे लागू किया है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। तो आपको बताना है समावेशी अध्यापन के सिद्धांत में कौन सा नहीं आता है। ऑप्शन ए है समता, बी पृथक्करण और लेबलिंग, सी विभिन्नता हेतु व्यवस्था अनुकूलन, और डी वैयक्तिक विविधताओं को अपनाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथक्करण और लेबलिंग जो है वो समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। तो सबसे पहले समावेशी अध्यापन आप समझ लें। समावेशी अध्यापन का में बच्चों को उनकी क्षमताओं और अक्षमताओं के आधार पर अलग अलग नामकरण या अलग अलग कक्षाओं में नहीं रखा जाता है। तो जब ऐसा नहीं किया जाता है तब उसे समावेशी अध्यापन कहते हैं। और एक ही कक्षा में रह करके उनके साथ समता का व्यवहार करते हैं, विभिन्नता हेतु व्यवस्था बनाते हैं। अगर अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं तो उनके लिए एक जैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं और वैयक्तिक विविधताओं को उसमें अपनाया जाता है। ये सारा का सारा समावेशी अध्यापन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पृथक्करण और लेबलिंग करना इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैरों की ओर। तो आपको बताना है विकास का जो दिशा है वो सिर से पैरों की ओर हो रही है, तो ये कौन सा सिद्धांत है। ऑप्शन ए है शीर्षाभिमुख सिद्धांत, बी निकट दूरस्थ सिद्धांत, सी विशिष्टता के से संबंधित सिद्धांत, और डी मात्रात्मक परिवर्तन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, शीर्षाभिमुख सिद्धांत। शीर्षाभिमुख सिद्धांत मतलब सिर से लेकर पैर तक का जो विकास होता है वो सिद्धांत ही शीर्षाभिमुख सिद्धांत कहलाता है। अब इसमें बच्चों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो शुरुआत में बच्चे अपने सिर और चेहरे पर नियंत्रण हासिल करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने धड़ और फिर धीरे धीरे पैरों तक नियंत्रण विकसित करते हैं। तो ऐसा जो विकास हो रहा है उसे ही शीर्षाभिमुख सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि का वर्गीकरण है। एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन मतलब दूसरों की तुलना करके ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं, तो इस तरह के चिंतन करने वाले व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं बताना है। ऑप्शन ए है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और बी है व्यवहारिक बुद्धि, सी सृजनात्मक बुद्धि, और डी है प्रकृतिवादी बुद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि कहलाएगी। यह बुद्धि का वह रूप होता है जो नए और अनोखे विचार, समाधानों या कलाकृतियों को उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। तो नवीन परिस्थिति में ये सारी चीज़ें ज़्यादा उभर करके आती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है। तो आपको वाइगोत्स्की का सिद्धांत के आधार पे बात करना है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक द्वंद्व, बी सहपाठी सहयोग, सी उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचर, और डी है पुनर्बलन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सहपाठी सहयोग। यहाँ पे सहायक खोज पूछा है, तो सहायक खोज मतलब साथ वाले के साथ में खोज, यानी समीपस्थ जो व्यक्ति है उसके साथ में सीखना और विकास को बढ़ावा देने में जो सहायक हो सकता है, ऐसे लोगों का साथ रखना, ये सब सहायक खोज के अंतर्गत आता है। इसमें एक व्यक्ति को अधिक ज्ञान हो सकता है और दूसरे को कम ज्ञान हो सकता है, तो अधिक ज्ञान वाला कम ज्ञान वाले को अपना कौशल या फिर अपना ज्ञान की मदद से उसे भी अपने बराबर लाने की कोशिश करता है और उसका अधिगम बढ़ाने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पठन वैफल्य को निम्न में किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। अगर पठन वैफल्य हो रहा है यानी डिस्लेक्सिया हो रहा है, डिस्लेक्सिया में किस वर्ग में रखा जाएगा आपको बताना है। ए हल्की मानसिक मंदता, बी अधिगम विकारों का बहुक्रम, सी बाल्यावस्था की सामान्य गामक अक्षमताएं, और डी मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम। तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पठन वैफल्य है यानी डिस्लेक्सिया है तो ये हो सकता है कि उसमें
हल्की हल्की मानसिक मंदता है, इस कारण से वो अटक अटक के पढ़ रहे हैं या फिर बोल नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और इसमें अधिगम के विकारों में से एक प्रकार का ये विकार वाला रूप माना जाता है, क्योंकि यह मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को प्रभावित करता है जो भाषा को सीखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो पठन वैफल्य में पढ़ना हमको नहीं बनता, लिखने में भी दिक्कत आती है, और ऐसे मानसिक मंदता वालों के साथ में ही होता है जो हल्की मानसिक मंदता रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रवाहिता, विस्तार और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, बी अहम केंद्रीकरण, सी बाह्य अभिप्रेरणा और डी अंतर्निहित स्थिरता। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। प्रवाहिता, विस्तार और लचीलापन ये सभी सृजनात्मकता के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थिजन्य समस्याओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? अस्थिजन्य समस्या मतलब जिनको हड्डियों से संबंधित विकार है, जैसे कि कोई पोलियोग्रस्त हो गया, किसी का हाथ पैर वर्क नहीं कर पा रहे हैं हड्डियों के कारण या टूट गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको बताना है। ऑप्शन ए है मानकीकृत पाठ्यक्रम, बी अधोसंरचना अभिगम्यता, सी अधिकारियों का सख्त दृष्टिकोण और डी विशेष स्कूल में स्थापन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधोसंरचना अभिगम्यता। अगर अस्थिजन्य समस्या वाले विद्यार्थी हैं और उनका अन्य विद्यार्थियों के साथ समावेशन करना है, तो जिस भी क्षेत्र में वो पढ़ाई कर रहे हैं या जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ अधोसंरचना इस तरह से बनाना चाहिए ताकि उनको आने जाने में या क्लासरूम तक पहुँचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? अब यहाँ पे छात्र किसी व्यवहार को अवलोकन के द्वारा सीख रहे हैं, तो उसका इस प्रक्रिया का प्रथम चरण बताना है। ए मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना, बी मॉडल क्रियाओं को याद रखना, सी अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन करना और डी मॉडल के व्यवहार को दोहराना और वापस से उसका अभ्यास करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना। जब छात्र एक व्यवहार के अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया के प्रथम चरण को कहेंगे मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना, यानी उस व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन ए अधिगम अक्षमता, बी किसी संप्रत्यय विशेष के बारे में अंतर्ज्ञान विचार, सी आधारहीन विचार और डी संकल्पना का स्थायी ठहराव। इसका सही उत्तर आप देने की कोशिश करें। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है, बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां दर्शाती हैं किसी संप्रत्यय विशेष के बारे में अंतर्ज्ञान विचार के बारे में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जेंडर एक अवधारणा है, तो यहाँ पे जेंडर किस तरह की अवधारणा है बताना है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, बी जैविक, सी सामाजिक और डी शारीरिक। सही उत्तर देने का इसका प्रयास करें, काफ़ी ज़्यादा सरल प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच में सामाजिक रूप से जो निर्मित अंतर है, हम लोगों ने जो अंतर बनाया है उनमें अलग अलग भूमिकाएं बांटे हैं, उनके व्यवहार और जिम्मेदारियां बांटे हैं, उनको संदर्भित करता है, जिसे कौन बनाता है? समाज बनाता है। इसलिए जेंडर एक क्या है? सामाजिक अवधारणा है। अगला प्रश्न देखेंगे, गामक और संज्ञानात्मक विकास होता है, तो गामक विकास और संज्ञानात्मक विकास क्या होता है विकास कब होता है बताना है। ऑप्शन ए किशोर अवस्था तक, बी बाल्य अवस्था तक, सी संपूर्ण जीवन काल के दौरान और डी वयस्क अवस्था तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किशोर अवस्था तक। सबसे ज़्यादा गामक और संज्ञानात्मक विकास होता है। गामक विकास का मतलब है शारीरिक गतिविधियों में सुधार, जैसे कि चलना और फिर उसके बाद दौड़ना, कूदना, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करें तो इससे तात्पर्य है किसी समस्या को समझना, उसको सीखना, उसमें तर्क करना, सोचना, उसका हल ढूंढना, ये जो क्षमता विकसित होती है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। तो गामक में प्रायः शारीरिक और संज्ञानात्मक में मस्तिष्की विकास शामिल है, आप इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, और ये किशोर अवस्था के दौरान ज़्यादा विकसित होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखता है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारक किसे बता सकता है? यानी कोई विद्यार्थी है जो बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करता है, अपनी असफलता का कारण किसे बताएगा? ए योग्यता की कमी, बी तैयारी की कमी, सी त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण और डी दुर्भाग्य। तो
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुर्भाग्य, क्योंकि बाहरी कारणों को अपनी असफलता का कारण बच्चा बता रहा है, यानी वो भाग्य, किस्मत या किसी और प्रकार का कोई कारण चुन सकता है जिससे वो उसे असफल हुआ है, ऐसा वो बताने की कोशिश करता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा जो विद्यार्थी होता है वो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में ज़्यादा विश्वास करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है। तो कुछ देर पहले ही हमने प्रगतिशील कक्षा के बारे में बात की, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात की। अब यहाँ प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है बताना है। ऑप्शन ए सक्रिय अन्वेषक, बी सक्रिय अनुयायी, सी निष्क्रिय अन्वेषक और डी निष्क्रिय अनुयायी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सक्रिय अन्वेषक, यानी सक्रिय खोजकर्ता उन्हें बनाने की कोशिश करती है। सक्रिय खोजकर्ता, सक्रिय समाधानकर्ता और इन्हें आत्मनिर्भर बनाती है, जो ज्ञान को खुद उसे समझने और उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा भी होती है और प्रगतिशील स्कूल में अगर इस तरह की शिक्षा दी गई है तो वो सक्रिय अन्वेषक बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, पठन वैफल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर आप खुद ही देने का कोशिश करें। ऑप्शन ए हल्की मानसिक मंदता, अधिगम विकारों का बहुक्रम, बाल्यावस्था की सामान्य गामक अक्षमताएं और मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम। तो इसका सही उत्तर दीजिए आप, क्योंकि इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हल्की मानसिक मंदता। इसके बारे में हम डिटेल में बात भी कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। तो किस संदर्भ में होता है बताना है। ऑप्शन ए मनोलैंगिक, बी मनोगतिक, सी सामाजिक सांस्कृतिक और डी व्यवहारात्मक। तो दोस्तों सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक सांस्कृतिक। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने विकास की किन विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया। तो हाइंस की दुविधा के ऊपर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस प्रकार की अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया है ए सामाजिक विकास, बी मनोवैज्ञानिक विकास, सी नैतिक विकास और डी व्यक्तिगत विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये नैतिक विकास से संबंधित है। हाइंस की दुविधा कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, उसके आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया जिसे 3 स्तरों और 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए केंद्रीयता, बी समायोजन, सी आत्मसातीकरण और डी है संरक्षणता। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा आत्मसातीकरण। जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, मतलब अपनी व्यवस्था में समाहित कर लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं आत्मसातीकरण। और आत्मसातीकरण तब होता है जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। आपको ऑप्शन है ए अंतर्वैयक्तिक, बी अंतरावैयक्तिक, सी स्थानिक और डी तार्किक गणितीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक कौशल एक ऐसा कौशल होता है जिसे आप सामाजिक बुद्धि के भी नाम से जानते हैं और ये दूसरों के मनोभाव, स्वभाव और इरादों को समझने और उन पर उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है। आपको ऑप्शन दिया है ए क्रमबद्धता, बी शेपिंग यानी कि ढालना, सी परस्पर प्रश्न करना और डी सामाजिक पृथक्कीकरण। तो सही उत्तर इसका देने की कोशिश करें। सहगामी अधिगम युक्ति पूछा है इसमें, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परस्पर प्रश्न करना, यानी एक दूसरे से प्रश्न और उत्तर करना, प्रश्न करना फिर उत्तर देना, यह सहगामी अधिगम की युक्ति होती है। इसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ छात्रों के व्यक्तित्व, सामाजिक कौशल और व्यावहारिक ज्ञान को विकसित करने में मदद मिलती है, क्योंकि वो एक दूसरे से प्रश्न करके नए नए प्रश्न और नए नए उत्तर की जानकारी सीखते हैं। अगला प्रश्न है,
बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए निम्न में कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ऑप्शन ए विद्यालय, बी धर्म, सी परिवार और डी समुदाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिवार। बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में होती है और ये सबसे बड़ी जिम्मेदार संस्था होती है। और इसके अतिरिक्त और भी आते हैं, जैसे मित्रों का ग्रुप हो गया, रिश्तेदारों का ग्रुप हो गया, तो ये सारे भी सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे ये अपने समाज के मूल्य, व्यवहारों और सांस्कृतिक प्रथाओं को सबसे पहले सीखते हैं। तो सर्वप्रथम परिवार एक सामाजिक संस्था है जो प्राथमिक सामाजिकरण के लिए बच्चों में जिम्मेदार होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।